गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं बजट एंड टैक्सेशन के बारे में, जो कि आपकी DFCCL के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इकोनॉमिक्स की चौथी नंबर की क्लास है, तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर फ्रेंड्स आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखने तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, या फिर प्रीवियस वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं, लेकिन आपको देखना जरूरी है क्योंकि आपकी एग्ज़ाम 27 सितंबर से 30 सितंबर तक होने वाली है। टाइम बहुत कम है, तो फटाफट देख लीजिए सब चीज़ों को, 2-3-4 बार देख लीजिए ताकि आपको सभी चीज़ें याद हो जाएं। और हाँ, मैं एक चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ 101%, अगर आप लोगों ने सभी क्लासेस को ध्यान से देख लिया ना तो आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे बजट एंड टैक्सेशन के बारे में, बजट और कराधान के बारे में। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश को देखेंगे, हिंदी वाले हिंदी को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, बजट एंड टैक्सेशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो इनकम मतलब आय, और एक एक्सपेंडिचर मतलब कि व्यय या फिर खर्चा बोल सकते हैं। ठीक है, तो आय और व्यय दोनों से मिलकर बनता है बजट और कराधान। अब देखिए फ्रेंड, जो आय है वो दो भागों से मिलकर बनती है। किस किस से? एक तो जो रिवेन्यू इनकम होती है उससे बनती है, प्लस में कैपिटल इनकम, दोनों से मिलकर बनती है आय। इनकम किस किस चीज़ से मिलकर बनती है? इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो रिवेन्यू इनकम और एक कैपिटल इनकम। अब देखिए फ्रेंड, जो कैपिटल इनकम है उसके अंदर क्या होता है? वित्त कर्ज तो बढ़ता है, वित्त कर्ज मतलब कि फाइनेंशियल लायबिलिटी तो इसके अंदर बढ़ती है, और एसेट्स इसके अंदर कमी होती है। ठीक है, जो एसेट्स होते हैं उनकी तो कमी होती है, और जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है मतलब वित्तीय कर्ज है वो बढ़ जाता है। ठीक है, दोनों चीज़ें समझ में आ गई फ्रेंड्स आपके। अभी आपको और भी मैं डिटेल में बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन अभी आपको इतना सा ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल लायबिलिटी तो इसके अंदर बढ़ती है, मतलब वित्त कर्ज इसमें बढ़ता है, प्लस में जो एसेट्स होते हैं उनकी संख्या घटती है। ठीक है, और जो रिवेन्यू इनकम है उसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स? दो टाइप की रिवेन्यू इनकम होती है, एक तो टैक्स और एक नॉन टैक्स। रेवेन्यू इनकम दो टाइप से होती है, एक तो टैक्स के थ्रू और एक नॉन टैक्स के थ्रू। अब टैक्स के थ्रू कौन कौन से टैक्स होते हैं? एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो आपको दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएगी। बस आपको मात्र इतना से याद रखना है बस अभी के लिए कि रेवेन्यू इनकम किस किस से होती है, टैक्स और नॉन टैक्स दोनों से मिलकर बनता है। और टैक्स में कौन कौन से? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से ये रेवेन्यू इनकम बनती है। कैपिटल इनकम फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ के अंदर बढ़ती है और एसेट्स की संख्या इसमें घटती है। बस इतना से याद रखना है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बजट के बारे में बता देता हूँ फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बजट के बारे में आप जान लीजिए। देखिए, बजट को एक फ्रेंच भाषा बजट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लेदर का बैग। ठीक है, जो लेदर का जो बैग होता है उसको बोलते हैं बजट। ठीक है, तो उस शब्द से यहाँ पे बजट शब्द लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बस इतना से ध्यान रखना है कि कहाँ से लिया गया है, ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ठीक है, और इसको देखिए संविधान में कहाँ पे जोड़ा गया है इसको। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत बजट शब्द की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। बजट शब्द की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, और किसके अंदर रखा गया है इसको? अनुच्छेद 112 के तहत। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहला बजट आज़ाद भारत का 26 नवंबर 1947 को, याद रखना इंपॉर्टेंट डेट है ये। पहला बजट जो तैयार किया गया था, पेश किया गया था, वो 26 नवंबर 1947 में R.K. शनमुखम चेट्टी ने घोषित किया था। किसने घोषित किया था? जो पहला बजट पेश किया था वो किसने किया था? R.K. शनमुखम चेट्टी ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आने वाले वित्तीय वर्ष का अनुमानित आय और खर्चा बजट कहलाता है। जो आने वाला जो वित्तीय वर्ष है उसकी अनुमानित आय और जो खर्चा है वो क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बजट क्या होता है? अनुमानित आय और खर्चा दोनों को मिलाकर। अभी आपको मैंने बताया तो था, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों से मिलकर क्या बनता है? बजट बनता है। ठीक है, यही तो चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सरकार की आय को दो भागों में विभाजित किया गया है। अब जो ऊपर चीज़ें आपको बताई जा रही है वही उन सब चीज़ों का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होता जा रहा है। तो देखिए, सरकार की आय को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो कैपिटल इनकम और एक रेवेन्यू इनकम। ठीक है, देखिए कैपिटल इनकम में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे वो सारी आय जो या तो कर्जों को बढ़ाए या फिर परिसंपत्तियाँ कम करे। ठीक है,
तो मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल लायबिलिटी को बढ़ाए या फिर रिड्यूसेज एसेट्स, जो परिसंपत्तियां हैं उनको कम करे या फिर जो फाइनेंशियल लायबिलिटी को बढ़ाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पूंजी आय बोलते हैं उसको, है ना। वो उन सभी आय को हम क्या बोलते हैं, उन सभी इनकम को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल इनकम बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सरकार का उधार मांगना या फिर विनिवेश करना, मतलब कि बोरोविंग ऑफ लोन्स और डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट और बोरोविंग लोन्स ये सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल है कैपिटल इनकम के ना। जो सरकार उधार मांगती है तो बोरोविंग लोन्स लेती है ना, जो जितने भी लोन लेने वाले होते हैं उनसे वापस उधार उनका मांगती है। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे रिवेन्यू इनकम। देखिए रिवेन्यू इनकम के अंदर क्या होता है, यहाँ पे वो सारी आय जो न तो खर्चा बढ़ाए, मतलब न तो कर्ज बढ़ाए और न परिसंपत्तियाँ कम करे, उनको हम क्या बोलते हैं, इनकम। रेवेन्यू इनकम उनको बोलते हैं। ठीक है। राजस्व आय उनको बोलते हैं। ठीक है। इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक तो नॉन टैक्स, एग्जाम्पल इंटरेस्ट, डिविडेंड, फीस, फाइन्स, रेलवेज एटसेट्रा। ठीक है। और जो टैक्स है दूसरा है, एक तो नॉन टैक्स और एक टैक्स। टैक्स के अंदर भी यहाँ पे देखिए अर्थव्यवस्था में दो तरह के कर होते हैं, टैक्स भी दो टाइप के होते हैं। नॉन टैक्स तो आपको बता दिया यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, जो डिविडेंड होता है, फीस होती है, फाइन्स होते हैं। ठीक है। रेलवेज आदि के अंदर, है ना। फीस और फाइन्स ये सभी चीज़ें किस में आती हैं, नॉन टैक्स के अंदर आती है। जो टैक्स के अंदर आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, इसके अंदर टैक्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। तो अब देखिए डायरेक्ट टैक्स के बारे में पहले आपको मैं बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, फिर उसके बारे में इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बताएंगे। देखिए डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है, ऑल दोज टैक्स वेयर लायबिलिटी टू पे टैक्स इज नॉट शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। कहने मतलब वो सारे कर जिसे देने का बोझ हम किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाल सकते, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। यह क्या होता है, नॉन ट्रांसफरेबल होता है, मतलब ये गैर हस्तांतरणीय होता है। डायरेक्ट आपको याद रखना है। देखिए ये कुछ जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे इनको डायरेक्टली याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली पूछा जाता है कि डायरेक्ट टैक्स ट्रांसफरेबल है या फिर नॉन ट्रांसफरेबल है। तो ये क्या है, नॉन ट्रांसफरेबल है। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स क्या है, नॉन ट्रांसफरेबल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज प्रत्यक्ष कर को जमा करने के लिए जिम्मेदार है। प्रत्यक्ष कर को, जो डायरेक्ट टैक्स है उसको जमा करने के लिए जिम्मेदार कौन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग डायरेक्ट टैक्सेज। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, और हाँ देखिए आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डायरेक्ट टैक्स है उसके एग्जाम्पल कौन कौन से, डायरेक्ट टैक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। एक तो इनकम टैक्स आता है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स आता है, कॉरपोरेट टैक्स आता है, वेल्थ टैक्स आता है, गिफ्ट टैक्स आता है, एक्सपेंडिचर टैक्स इसके अंदर आता है। डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ, आपको ये चीज़ें याद रखनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, है ना। देखिए फ्रेंड्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ऑल दोज टैक्स वेयर लायबिलिटी टू पे टैक्स इज शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। उसके अंदर तो शिफ्ट नहीं कर रहे थे अनदर पर्सन पे, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, शिफ्ट होता है। वो सारे कर जिसे देने का बोझ हम किसी दूसरे व्यक्ति पर डाल सकते हैं, वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर फ्रेंड्स कौन कौन से टैक्स आते हैं, इसके अंदर आता है एक तो सेल्स टैक्स, जो सेल्स टैक्स होता है, ठीक है, वो इसके अंदर आता है, सेल्स टैक्स आता है, और एक एक्साइज ड्यूटी टैक्स आता है, वैट VAT वैट टैक्स आता है इसके अंदर। वैट टैक्स आप लोगों ने देखा होगा, वैट टैक्स के इसी के अंतर्गत आता है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत, है ना। एक सर्विसेज टैक्स आता है, सर्विसेज टैक्स भी इसी के अंदर आता है, इंपॉर्टेंट है याद रखना, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर सर्विसेज टैक्स भी आता है। और एक आता है एंटरटेनमेंट टैक्स आता है, और एक आता है कस्टम ड्यूटी टैक्स। तो ये सभी टैक्स किस में आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ये सभी टैक्स आते हैं। तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इंपॉर्टेंट तो आपको जो मैंने लिख दिया ना, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स और वैट टैक्स, इनको डायरेक्टली याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए जो इनडायरेक्ट टैक्स है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये क्या है, ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफर किया जा सकता है इसको, मतलब हस्तांतरणीय है। ठीक है। तो ये क्या है, इट इज ट्रांसफरेबल। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। और देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स क्या है, अप्रत्यक्ष कर को जमा करने के लिए जिम्मेदार होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। ठीक है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम तो किसके लिए जिम्मेदार है, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए जिम्मेदार है, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ये किसके लिए है, जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं उनके लिए जिम्मेदार है। ठीक है।
तो ये सभी चीज़ें समझ में आ गई फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं जीएसटी टैक्स के बारे में, ठीक है। तो जो जीएसटी कर है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वन नेशन वन टैक्स क्या है, इसका टैगलाइन है। टैगलाइन है किसकी, जीएसटी की टैगलाइन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है इसका टैगलाइन क्या है। जीएसटी का टैगलाइन क्या है, तो वन नेशन वन टैक्स है ना, याद रखना, एक देश एक कर, इसका टैगलाइन होता है, ठीक है। जीएसटी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, क्योंकि जीएसटी की फुल फॉर्म पूछी जाती है। गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस की फुल फॉर्म होती है सेवा और वस्तु कर, हिंदी में बोलते तो सेवा और वस्तु कर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब ये किसके अंदर आता है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लेन देन जो ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, वो दो तरीके से होता है, किस किस के थ्रू, एक तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन और एक इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन और एक इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। और इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है उसके अंदर दो प्रकार के टैक्स लगते हैं, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी, है ना। जो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है उसके अंदर होता है आईजीएसटी, ठीक है। और आईजीएसटी को दो भागों में विभाजित किया जाता है, सीजीएसटी एंड स्टेट वेयर प्रोडक्ट्स सेल, ठीक है। इनको दो भागों में बांटा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे टैक्स रेट, यहाँ पे 5 टाइप की टैक्स रेट यहाँ पे है, किसमें, जीएसटी के अंदर। एक तो 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। सभी रेट्स को आपको याद रखना है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी टैक्स दरें हैं, ठीक है। जो टैक्स रेट है वो कौन कौन सी है जीएसटी के अंदर जो लागू की जाती है। देखिए जीएसटी क्या होता है कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, ठीक है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है जीएसटी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बताते हैं जीएसटी के बारे में, जो कि एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। जो चीज़ मैं आपको बताऊं उसको आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ष 2000 में अटल बिहारी ने जीएसटी बिल पेश किया और तत्कालीन पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसने जीएसटी मॉडल को डिजाइन किया था। सबसे पहले जीएसटी मॉडल को किसने डिजाइन किया था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के अंदर जीएसटी मॉडल को तैयार किया गया था। और जीएसटी मॉडल को तैयार करने का श्रेय किसको दिया जाता है, वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी उसको, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 279 संविधान के अनुच्छेद 279 12 कै को 101वें संविधान संशोधन बिल 2016 को जीएसटी को परिभाषित किया गया है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कौन से संविधान संशोधन में, 101वें संविधान संशोधन में जीएसटी को 2016 में ये बिल पारित किया गया था, संशोधन बिल ये पारित किया गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना 101वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। 2016 में जीएसटी बिल पारित किया गया था। और कौन से अनुच्छेद में इसको रखा गया था, 279, ठीक है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए जीएसटी 3 टाइप के होते हैं, जीएसटी, ठीक है, कौन कौन से, एक तो जीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। एक होता है एसजीएसटी मतलब क्या होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है। और तीसरे नंबर का है आईजीएसटी मतलब होता है इंटीग्रेटेड एंड सर्विस टैक्स होता है। देखिए आईजीएसटी को केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है, केंद्रीय सरकार द्वारा। आईजीएसटी चार्ज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आईजीएसटी को कौन लगाता है, केंद्र सरकार लगाती है, ठीक है। और लगभग अब तक है ना जो जीएसटी कितने देशों में लागू किया जा चुका है, लगभग 160 देशों में जीएसटी को लागू किया गया है अभी तक, है ना, इंपॉर्टेंट है। और देखिए सबसे पहले जीएसटी किसने लागू किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले फ्रांस ने लागू किया था, और कब किया था, 1954 में लागू किया था। पहला देश कौन था, पहला कंट्री कौन था, फ्रांस था जिसने जीएसटी लागू किया था। और कब किया था, 1954 में इन्होंने लागू किया था, ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और एक और चीज़ है, 2 देशों में द्वितीय जीएसटी लागू किया गया है, जो ओनली 2 कंट्रीज हैव ड्यूअल जीएसटी कंसेप्ट। और कौन कौन से में, भारत और कनाडा के अंदर ओनली 2 ही देश हैं पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने 2 टाइप का जीएसटी कंसेप्ट यहाँ पे लागू किया है, और वो कौन से हैं, भारत और कनाडा, ठीक है। भारत ने जो द्वितीय जीएसटी है वो किससे लिया है, कनाडा से लिया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो ड्यूअल जीएसटी कंसेप्ट है वो कहाँ से अडॉप्ट किया है, भारत ने कनाडा से अडॉप्ट किया है। डायरेक्टली ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत ने जो ड्यूअल जीएसटी कंसेप्ट है वो कहाँ से अडॉप्ट किया है, तो ये कनाडा से अडॉप्ट
किया है। ठीक है, इंडिया हैज़ द हाईएस्ट जीएसटी रेट, पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे ज़्यादा जीएसटी रेट लगाने वाला कंट्री है। अब देखिए इंडिया में सबसे हाईएस्ट जीएसटी कितना लग रहा है, 28% लग रहा है। ठीक है, और अगर हम दूसरे सेकंड हाईएस्ट की बात करें, ठीक है, तो वो अर्जेंटीना है, उसके अंदर 27% यहाँ पे जीएसटी लगाया गया है। लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में 28%। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा जीएसटी का दर क्या है, 28% है। दूसरा सबसे बड़ा दर अर्जेंटीना में है, वो है 27% है। भारत से तो कम ही है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आगे बात की गई, यहाँ पे जीएसटी में 5 कर लगाए गए हैं। कौन कौन से, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। आपको तीनों ये पांचों चीज़ें आपको याद रखनी है। याद हो गया होगा फ्रेंड्स, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। 0, 5, 12, 18, 28। ठीक है, 5 प्रकार के कर लगाए गए। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो देखिए यहाँ पे 2 वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगाया गया है भारत के अंदर। कौन कौन सी है, शराब और पेट्रोल, दोनों के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया गया है। ओनली 2 ही चीज़ें हैं जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया है, वो कौन कौन सी, शराब और पेट्रोल। ठीक है, और देखिए मतलब कि वस्तुएं जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको कौन जीएसटी के अकॉर्डिंग किस प्रकार से इनमें बांटा गया है, कौन से कोड के तहत ये बांटा जाता है। देखिए जो HSN कोड होता है, HSN कोड इसको बोला जाता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। इस कोड के आधार पर इस कोड के आधार पर क्या होता है, जो वस्तुएं हैं उनको जीएसटी में बांटा गया है। जो जीएसटी की कैटेगरीज है उसके अंदर जो वस्तुएं हैं उनको बांटा गया है किस कोड के अनुसार, HSN कोड के अनुसार। इंपॉर्टेंट याद रखना कौन सा कोड है, HSN कोड है। ठीक है, जो जीएसटी है इनका जो यूनिक नंबर दिया जाता है, यूनिक नंबर, अद्वितीय पहचान संख्या, ठीक है, जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो 15 डिजिट का होता है। ये भी आपको याद रखना है। जीएसटी जो यूनिक नंबर है वो कितने डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है। एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, स्पेशली रेलवे के एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, तो आपकी DFCCL के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का उसके अंदर क्वेश्चन पेपर आने वाला है, एक सेक्शन आएगा। ठीक है, उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि कितने नंबर का ये डिजिट संख्या कितने नंबर की होती है, 15 नंबर की होती है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देख लेते हैं। जीएसटी वस्तुओं सेवाओं पर एक गंतव्य आधारित कर होता है। ठीक है, जो जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, मनाने की घोषणा की है। अब देखिए जो 1 जुलाई होता है हर ईयर का, जो पहला 1 जुलाई होता है, ठीक है, उसको जीएसटी डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम है उसने डिक्लेयर किया कि 1 जुलाई को जीएसटी डे के रूप में घोषित किया जाए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रहे हैं। जीएसटी समिति का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, जीएसटी का हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। डायरेक्टली एग्जाम पूछा जाता है, रट्टा मार लेना। जीएसटी समिति के अध्यक्ष अरुण जेटली थे जब ये जीएसटी बिल पारित किया गया था उस टाइम पे, है ना, जीएसटी समिति के अध्यक्ष। लेकिन वर्तमान में कौन है इस टाइम पे, देखिए आपको ये इस प्रकार से याद रखना, जीएसटी समिति का जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है, भारत का वित्त मंत्री होता है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण यहाँ पे जीएसटी समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, जो जीएसटी पैनल मीटिंग के चेयरमैन थे, जो जीएसटी पैनल मीटिंग थी, ठीक है, उसके चेयरमैन थे वो कौन है, अमित मित्रा है, जो वर्तमान में भी हैं। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देख लेते हैं। देखिए असम जीएसटी बिल की पुष्टि करने वाला पहला राज्य था, कानूनी अनुमोदन करने वाला। ठीक है, तो असम इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ रेटिफाई जीएसटी बिल। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना, लीगल अप्रूव्ड। ठीक है, जीएसटी अर्थव्यवस्था में कैस्केडिंग प्रभाव को हटाता है। जीएसटी क्या करता है, जीएसटी रिमूव्स कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ इकोनॉमी। अब कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ इकोनॉमी में क्या होता है, कैस्केडिंग मींस टैक्स ऑन टैक्स और ओवरलैपिंग ऑफ टैक्स। देखिए जीएसटी क्या हटाता है कि जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है ना, उसको जीएसटी रिमूव करता है, क्योंकि वो एक ही टैक्स होता है, एक देश एक टैक्स, है ना, तो इस प्रकार से लगाता है, तो एक ही टैक्स लगता है पूरी वस्तुओं पर। ठीक है, तो ये कैस्केडिंग टैक्स के प्रभाव को ये हटाता है। कहने मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है या फिर ओवरलैपिंग ऑफ टैक्स को ये रिमूव करता है। ओनली एक ही टैक्स यहाँ पे लिया जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी टैक्स। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ और देख लीजिए, जीएसटी की टैगलाइन एक राष्ट्र एक कर, मैंने आपको पहले भी बताया था, 1 नेशन 1 टैक्स। जीएसटी का जो टैगलाइन है वो क्या है, 1 नेशन 1 टैक्स। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा। ये भारत में एक समान कर संरचना लाता है। इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी इंपॉर्टेंट जो जीएसटी से रिलेटेड थी। फ्रेंड्स
ये आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आए होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नए वीडियो अपलोड उसकी नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।